समय नीचे तक दिखाई दे रहा है जी, यहां तक देखिए तो 10 नंबर तक दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ठीक, संविधान निर्माण के समय केवल 8 अनुसूचियां थी, 8वीं तक ही था यहां तक। समझा, संविधान निर्माण के समय केवल 8 अनुसूचियां थी। संविधान निर्माण कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो गया था। उस समय में कितना अनुसूची था? 8 ही था। वर्तमान में कितना है? 12। वर्तमान में कितना है? 12। पहले कितना था? 8। 8वां के बाद उसके बाद 9वां जुड़ा होगा कभी ना कभी, बात समझ में? 9वां अनुसूची के बाद 10वां जुड़ा होगा, फिर 11वां, फिर 12वां, ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। तो कब कब जुड़ा था वो हम आगे आपको लिखाएंगे। तो शुरुआत करना आपको प्रथम अनुसूची से, ठीक है। प्रथम अनुसूची लिख करके डैश दीजिए, प्रथम अनुसूची लिख करके डैश दीजिए और लिखेंगे, यहां पर डैश दे देंगे, लिखेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। इसमें आर्टिकल नहीं होता है, ये भाग से जुड़ा हुआ ही है, यह सैंपल ही लिखा हुआ है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, मतलब कि यहां पर भी वही बात लिखा हुआ है जो आपका भारत के संविधान के भाग 1 में लिखा हुआ था, लगभग वही बात, ठीक है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन, मतलब कि भारत में जितने भी राज्य है सभी का वर्णन आपका किसमें मिल जाएगा? प्रथम अनुसूची में। और इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे भारतीय संविधान के भाग में संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन, कितना से कितना अनुच्छेद था? 1 से 4 तक, ठीक है। उसी तरह से इसमें आर्टिकल नहीं है, परंतु इस शेड्यूल में, इसको शेड्यूल बोलते हैं इंग्लिश में, इसमें भी आपका राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का क्या है? वर्णन है। मतलब कि हूबहू जो आपका अनुच्छेद 1 से 4 में लिखा हुआ होगा वही बातें आपको यहां पर भी डिटेल्स मिल जाएंगे, कुछ भी अलग नहीं है। नेक्स्ट आपका दूसरी अनुसूची, दूसरी अनुसूची लिखकर डैश दीजिए, दूसरी अनुसूची लिखकर डैश दीजिए। उसमें लिखिए राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौमा राज्य के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, टोटल लिखना है। विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तथा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सीएजी, इसी को बोलते हैं, के संबंध में उल्लेख, उपबंध के संबंध में, यहां पर इसको कटिंग करके वेतन का उल्लेख ये डाल देंगे। यहां पर क्या लिखा हुआ है? वेतन का उल्लेख। इन सभी का वेतन का उल्लेख यहां पर किया गया है। वेतन का उल्लेख, शॉर्टकट में अगर पूछता है तो डायरेक्ट पूछता है दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन और भत्ता, ठीक है ना।
शॉर्टकट में अगर याद करना हो तो वेतन और भत्ता का संबंध किस अनुसूची से है? दूसरी। लेकिन ये पूरा जानना है कि किस किस का वेतन है। कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किसका वेतन का संबंध दूसरी अनुसूची से नहीं है, ठीक है, तभी जाकर के आपको उसमें एक ऑप्शन दिखेगा। इसमें देखिए आपका एक ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? महान्यायवादी। देखिए महान्यायवादी का वेतन है यहां पर क्या? इसका वेतन नहीं है, ऑप्शन में ये बार बार देता है। आगे पढ़ाएंगे महान्यायवादी होता क्या है, तब जाकर के पूरा क्लियर हो जाएगा कौन देता है इसको वेतन आखिर। बात समझे? राष्ट्रपति का वेतन, राज्य के राज्यपाल का वेतन, लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का वेतन, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का वेतन, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का वेतन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन, सभी का वेतन का उल्लेख आपका अनुसूची 2 में किया गया है। बात समझ में आया? बहुत बार यह सवाल पूछा गया है। वेतन संबंधी उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? इन सब का वेतन किसके अनुसार से दिया जाता है? दूसरी अनुसूची के अनुसार। किसका वेतन का चर्चा इसमें नहीं है? महान्यायवादी का। महान्यायवादी को वेतन कौन देता है? राष्ट्रपति निर्धारित करता है कितना वेतन देंगे, है ना। अब परमानेंट वेतन मिलता भी नहीं है उसका, टाइम टू टाइम देता है। काम करेगा तो देगा, नहीं करेगा तो नहीं देगा। लेकिन ये सब लोग वेतन लेता है, तनख्वाह, और इन सब का तनख्वाह जो है वह सरकारी में काउंट नहीं आता है। नहीं समझे? मतलब इन लोगों ने कानून बना दिया है कि हम जो वेतन लेते हैं ना वह गवर्नमेंट जॉब नहीं है। बात समझ में आया? वह गवर्नमेंट जॉब नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक अलग कानून बना दिया है कि गवर्नमेंट जॉब वाले चुनाव नहीं लड़ सकते। जो सैलरी लेता है, जो सरकारी लाभ का पद का धारण करता है, वो चुनाव नहीं ले सकता। इसीलिए इन लोगों ने कह दिया कि हम लोग जो पैसा ले रहे हैं सैलरी में, वो हमारा लाभ का पद नहीं है। परिभाषित करने का अलग अलग तरीका बना दिया। ले रहा है दोनों सरकारी है पैसा, एक को कहता हम नहीं है, वो कहता है सरकारी वाला सब है। इसलिए सरकारी नौकरी वाला जल्दी चुनाव नहीं लड़ पाता, नहीं तो पद को त्यागना पड़ता है, तब जाकर के आप जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये लोग पद नहीं त्यागता है, एक के पद से दूसरा पद पे चुनाव लड़ लेता है। एक जगह से नहीं, 2 जगह से 3 जगह से चुनाव लड़ लेता है। बात समझे? आप नौकरी एक साथ 2 जगह कर पाइएगा? नहीं। आगे जानिएगा बहुत कुछ। यहां तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आपका तीसरी अनुसूची। पहले वेतन के बारे में ये लोगों ने सोचा था, उसके बाद सोचा अच्छा शपथ ग्रहण तो छूट गया मेरा, शपथ ग्रहण भी ले लेते हैं। बात समझ में? तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा का प्रारूप या उल्लेख। शपथ ग्रहण का उल्लेख, शपथ ग्रहण का उल्लेख। प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम बढ़िया से पढ़ेंगे, शपथ लेते हैं कि आज से हम बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, तो उसी को कहते हैं शपथ या प्रतिज्ञा या प्रतिज्ञान। बात समझ में आया? आप जिंदगी में कोई ना कोई मिशन तो रखते होंगे ना कि हमको कुछ ना कुछ तो करना है। भाई शपथ लेते हैं या कसम खाते हैं, है ना। भारतीय संविधान में तो यही है, गीता पे रख के हाथ कहता है मैं गीता का कसम खा के कहता हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, उसके बाद झूठ बोलना शुरू होता है। सही बात है ना? समझ में आ गया शपथ क्या होता है? शपथ ग्रहण जब भी कोई पद मंत्री का या फिर कोई भी चुनाव जीत करके जाता है, या राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या फिर कोई भी नेता हो, या संसद ही सदस्य हो, या लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी हो, सबके सब शपथ लेते हैं। अपने पद ग्रहण करने से पहले क्या लेते हैं? शपथ। देखते होंगे उसको राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, सिर्फ राष्ट्रपति बोल देता है मैं, उसके बाद वो पत्री देता है और उसके बाद पूरा पूरा वो पद डालता है, मैं फलना कुमार भारत के संविधान का रक्षा करूंगा, कभी भी गुप्त सूचना को लीक नहीं करूंगा। क्योंकि जब आप मंत्री बनते हैं तो मान के चलिए रक्षा मंत्री को सब बात पता है ना, कहां कहां पर बम है, कहां कहां परमाणु है, कहां कहां सैन्य हवाई अड्डा है ना। ये इंफॉर्मेशन अगर जाकर के पड़ोसी देश या फिर दुश्मन देश को दे दे तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। इस कारण से ये शपथ दिलाया जाता है कि मैं कोई भी गलती
नहीं करूंगा, लेकिन कर लेगा तो फिर फांसी का सजा होगा, बाद में पकड़ा जाएगा तो वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल शपथ से ही काम चलता है। बात समझे ना। नेक्स्ट आपका चौथी अनुसूची, राज्यसभा के सीटों का आवंटन। ठीक है, लोकसभा में कितने संसद के कितने अंग होते हैं? पढ़ा चुके हैं ना, बताए थे ना डायग्राम। एक होता है आपका राष्ट्रपति, एक होता है आपका राज्यसभा और एक होता है आपका लोकसभा। यहां पर जो है सीट का जो आवंटन किया गया है वह कौन सा? राज्यसभा के सीट का आवंटन किसका है? राज्यसभा। मतलब कि राज्यसभा में कुल सीट की संख्या कितनी होगी और किस किस राज्य में कितना होगा। जैसे बिहार से 16 को जाता है यहां पर, बात समझे ना। तो ये बात आपको यहीं पर लिखा हुआ मिलेगा, लिखना चौथी अनुसूची राज्यसभा के सीटों का आवंटन। चौथी अनुसूची में लिखेंगे राज्यसभा के सीटों का आवंटन। तीसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति शपथ लेता है। जितना ऊपर दिया गया है ना, ये सब शपथ लेगा, सब ऑल टू ऑल। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण भी तीसरे अनुसूची के अनुसार होता है। जहां पढ़ लियो गलती हो गया, एनसीईआरटी पढ़िए। बात समझे। जितना भी महत्वपूर्ण पद है, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, मतलब कि चुनाव आयोग हो या कोई और भी हो, ठीक है, भारत का बड़ा से बड़ा, चाहे न्यायाधीश हो, चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सब तीसरी अनुसूची प्रारूप के अनुसार ही अपना शपथ ग्रहण लेता है। और कहीं पर शपथ ग्रहण का उल्लेख है ही नहीं पूरे संविधान में। संवैधानिक पद जो भी धारण करेगा शपथ किसके अनुसार लेगा? इसी अनुसूची के अनुसार, और कहीं है ही नहीं। 10 साल से पढ़ा रहे, हमको ऐसा कोई मिला ही नहीं। बात समझे ना। हाँ ठीक है, तो हो सकता है कंफ्यूजन हो गया हो आपको। ठीक है, फिर से उसको देख लीजिएगा या गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, तो शपथ ग्रहण का उल्लेख कहां होता है? तीसरी अनुसूची के अनुसार। चौथे में क्या है? राज्यसभा की सीटों का आवंटन। तो टोटल राज्यसभा का सीट जितना है उनमें से बिहार से कितने जाते हैं? 16 चुन के जाते हैं। टोटल कितना है? 245। कितना है? 245 में 16 माना कि बिहार से गया, अन्य राज्यों से जाकर के टोटल कितना पूरा हो गया? 245 पूरा हो गया। तो आपको इसके एवज में लिखना है राज्यसभा की सीटों के आवंटन के नीचे यहां पर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे राज्य, एक तरफ लिखेंगे राज्यसभा सीट की संख्या। ठीक है ना। यहां पर सबसे ज्यादा जो है वो आपका उत्तर प्रदेश में, लिखिए, मतलब कि यूपी। उत्तर प्रदेश में आपका कितना है? 31। उत्तर प्रदेश में 31 सीट है। उत्तर प्रदेश में कितना है? 31 सीट है। राज्यसभा का सबसे ज्यादा सीट, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वहीं पर है, जनसंख्या वहीं पर है सबसे ज्यादा। राज्यसभा का सबसे ज्यादा सीट कहां है? उत्तर प्रदेश। दूसरा में आ जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आपका 19 सीट। जनसंख्या पर बंटवारा होता है, पता है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे अधिक है। दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में 19 सीट। उसके बाद आ जाएगा आपका बिहार। तमिलनाडु में कितना? हाँ, तमिलनाडु में 18 है। तमिलनाडु 18, तमिलनाडु 18। उसके बाद बिहार, बिहार में 16, बिहार में आपका 16। पश्चिम बंगाल, यहां पर भी 16। कभी कभी यही प्रश्न पूछ देता है, बिहार के बराबर राज्यसभा कहां से चुने जाते हैं? पश्चिम बंगाल 16। बस यहीं तक रहने दीजिए, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। जब लगे तो गूगल कर लीजिएगा, सब राज्य का मिल जाएगा। ठीक है ना। एमपी और गुजरात में 11-11 है। जितना जनसंख्या कम होगा उतना कम होते चले जाएगा। बात समझे। तो राज्यसभा टोटल संख्या कितना हो जाएगा? 245। लिखिए राज्यसभा सीट की कुल संख्या, राज्यसभा सीट की कुल संख्या 245 है। राज्यसभा सीट की कुल संख्या 245 है, जिनमें
जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में कुल सदस्य की संख्या वर्तमान में कितनी है? 245। ठीक है, अधिकतम 250 हो सकता है। अधिकतम कितना हो सकता है? अधिकतम की बात कह रहे हैं, अधिकतम हो सकता है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है? 245 ही है, जिनमें से 12 का किसने दिया? 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होता है। कौन किसमें? राज्यसभा की लोकसभा? लोकसभा में कितना मनोनीत होता है? पहले 2 होता था, अब नहीं होता था, खत्म कर दिया। पहले 2 सदस्य का मनोनयन लोकसभा में किया जाता था, लेकिन अब वो समाप्त हो गया एंग्लो इंडियन। लेकिन यहां पर 12 सदस्य का मनोनयन होता है। मनोनयन का मतलब होता है अपने मन से चुन देना, अपने मन से चुन देना। तो अपने मन से किसको चुन देना? किसी को भी उठा के नहीं। जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है 4 क्षेत्र में, जो ख्याति प्राप्त व्यक्ति है 4 क्षेत्र में, माना कि कोई साइंटिस्ट है, उसको दे सकता है ना। कोई साहित्य का बहुत बड़ा धुआंधार व्यक्ति है जिसको अन्य पुरस्कार भी मिल चुका है, उसको सिलेक्ट कर सकता है। कोई समाज सेवा से है, बहुत ही अच्छा काम किया है जिंदगी में, उसको दे सकता है। और एक कौन रह गया जी? खेल नहीं है, कला है, डांस। बात समझ में? खेल से नहीं होता है, मतलब कि साहित्य, साइंस, समाज सेवा और डांस, इन 4 क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति, इन 4 क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति मतलब कि बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति को राष्ट्रपति डायरेक्ट कहां चुन लेता है? राज्यसभा में चुन लेता है, ताकि उससे संबंधित अगर कोई कानून बने, उसके फील्ड से संबंधित, तो वो सजेशन दे सके। तो इन 4 क्षेत्रों से राष्ट्रपति 12 सदस्य का मनोनयन डायरेक्ट कर लेता है। तो जरा बताइए, 245 में 12 घटा देंगे तो कितना बच गया? 233। ये कहां से आया? चुनाव जीत के। ये कहां से आया? चुनाव से। तो यहां पर सवाल क्या बनेगा? राज्यसभा में कितने सदस्य चुनाव जीत के आते हैं? 233 तब आंसर होगा, तब 245 ने मार दीजिएगा। यही सब छोटा छोटा ट्रिक है जो मिस कर देते हैं हम लोग। मैक्सिमम नंबर इसलिए फिक्स किया गया था क्योंकि 1978 के जनगणना के आधार पर इसको बताया गया था कि इतना सीट होगा। ठीक है, और आगे जो होगा या 2026 तक यही चलेगा, 2026 तक यही रहना। अगर 2026 तक में पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो हम 245 के बदले 250 संख्या इसको कर सकते हैं, लेकिन 2026 के बाद एक बार फिर से परिसीमन आयोग का गठन किया गया है ना। अब जहां पर ये 245 हो सकता है, यहां पर सदस्य की संख्या 400 या 500 के करीब ये पहुंच जाएगा, दोगुना हो जाएगा। इसलिए नया संसद भवन का गठन किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा वहां पर सदस्यों का सीट को फिर से बनाया जा सके। और साथ साथ यहां पर कितना है? 543 है ना। यहां पर टोटल सदस्य की संख्या लगभग हो गया 800। ठीक है, ये लागू कब होगा? 2026 के बाद। ये कब लागू होगा? 2026 के बाद। 2026 तक फिक्स कर दिया गया कि इतना रहेगा, 245 तो रहेगा ही रहेगा। अगर मान के चलिए बढ़ाने का मन होता है एक आठों, तो अधिकतम कितना कर सकते हैं? 250 कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। बात समझे? अब जो नया परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, सीट वीट बन चुका है सब कुछ। बात समझे ना? 2026 के बाद ये सब क्या हो जाएगा? लागू हो जाएगा। अभी दिखा देते हैं आपको गूगल करके। न्यू एमपी, MEMBER, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें कुछ दिया नहीं है क्या?
2026 2026 ये संसद भवन दिखाई दे रहा है ना, इसका नया लिस्ट भी आ चुका है, वो आपको दिखाई देगा। दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ पर आपका ये क्या चीज वाला है? अच्छा ये तो दूसरा चीज है। ये तो इसका टोटल बिल्डिंग पे कितना खर्च हुआ है उसके बारे में दिया है। स्ट्रक्चर त्रिभुजाकार है। तो पहले वाला जो निकाले थे उसी में वही था, लास्ट में जो था यही लास्ट वाला क्या? नहीं ये कहाँ दिख रहा है ना? दिया हुआ क्या फाइनल इंक्रीमेंट दिया हुआ है, पहले करंट वाला दिया हुआ है इतना 2020 वहाँ फाइनल इंक्रीमेंट लोकसभा राज्यसभा। इसमें बिहार ढूंढिए जरा सा। बिहार 3 नंबर में, 3 नंबर में बिहार है। इसमें आपका लोकसभा हो जाएगा 67, अभी 40 है ना। ये LS का मतलब लोकसभा होता है, अलॉटमेंट, ठीक है ना। लोकसभा कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा, और राज्यसभा कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अभी राज्यसभा कितना है? 16, और वो कितना है? तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मिल जाएगा आपको, लोकसभा में आ जाएगा 856 सदस्य, और इसमें लगभग बोले थे ना 400 के आसपास है, उसमें 800 के आसपास है, 384 इसमें आ जाएगा राज्यसभा में। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 1240। कितने हो गए? 1240 संसद मतलब हो जाएंगे वहां पर पार्लियामेंट में बैठने के लिए। बात समझ में आया? तो 2026 के बाद होगा ये सब। कब होगा? 2026 के बाद। समझ में आया ना? तो राज्यसभा के सीटों का भी आवंटन किस आधार पे होता है? जनसंख्या के आधार पे। और लोकसभा के सीटों का भी आवंटन किस आधार पे होता है? जनसंख्या के आधार पर। जहां पर जितना अधिक पॉपुलेशन रहेगा वहां पर उतना अधिक सीट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये वाला समझ में आ गया ना? चौथी अनुसूची किस चीज के लिए था? नेक्स्ट आते हैं 5वीं अनुसूची। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख लिखिए। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख। प्रशासन के बारे में उल्लेख है। आप लोग जानते होंगे सभी जगह तो सब प्रकार की जातियां रहती है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं हमारे भारत में जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति ज्यादा रहता है। मतलब कि SC और ST वाला क्षेत्र आपको ज्यादा मिलेगा। कहां पे? तो पूर्वोत्तर भारत में। कहां मिलेगा? पूर्वोत्तर भारत में ज्यादातर मिलेगा यहां पर। तो यहां के प्रशासन, ठीक है, और नियंत्रण के बारे में अलग से स्पेशल दिया गया है कि वहां पर आप जल्दी बिना परमिशन का कोई बिजनेस या धंधा पानी ये सब नहीं कर सकते। बहुत सारे क्षेत्र में तो जाने के लिए भी प्रतिबंधित कर दिया गया कि वहां आप जा नहीं सकते। बात समझे ना? क्योंकि वो आपका जल्दी भाषा नहीं समझेगा, आ जाएगा तीर फट्टा लेके देगा उड़ा। बात समझे ना? तो उन लोगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए ये अलग से दिया गया है। इसके जस्ट आगे वाला में असम के लिए और भी स्पेशल है, मेघालय के लिए, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए भी। ये 4 राज्य जो है ना, 1, 2, 3 और 4, इन 4 राज्य के लिए और भी ज्यादा स्पेशल है। यहां तो है पॉपुलेशन SC ST का ज्यादा है ही,
साथ साथ में 4 राज्य जो है उनके लिए और भी ज्यादा अच्छे से जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। बात समझे ना? तो ये भी सवाल लगभग हजारों बार पूछा जा चुका है आज तक के कंपटीशन एग्जाम में कि छठी अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है। प्रश्न जब टेस्ट लेंगे ना तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख। लिखिए छठी अनुसूची लिखकर डैश दीजिए। लिखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा। मैप पर इसको देखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये याद नहीं रहेगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र पीछे से दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उल्लेख या उपबंध। उल्लेख या उपबंध। उल्लेख या उपबंध। ठीक है, ये लिख लिए। इसके राज्यों को एक बार देखिए जरा सा। राज्य देखना जरूरी है। कौन कौन राज्य देख लिए ना? कहां है भारत? कौन कौन राज्य था? मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन राज्य था? असम, ये वाला, मेघालय, ये वाला, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। देखिए सीक्वेंस में ही है, बस इतना ही है कि नहीं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इधर अरुणाचल नहीं होगा, नागालैंड नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा, बस सीक्वेंस में है। बस सीढ़ी से उतर जाइए। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इस तरह से इसको याद कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। समझ में आया? कितनी अनुसूची में ये? छठी अनुसूची में। बात समझ में आया? सोनम वांगचू का नाम सुने हैं? नहीं सुने हैं? 3 इडियट वाला मूवी नहीं देखे हैं? सोनम वांगचू है ना? तो उसी पर आधारित ये 3 इडियट मूवी है, उसी के जिंदगी पर आधारित। ठीक है, तभी से वो आदमी बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अभी ये आदमी बैठ करके लद्दाख में, मतलब कि कहां? लद्दाख में। लद्दाख में बैठ करके ये क्या कर रहा है? धरना प्रदर्शन कर रहा है। काहे कि लद्दाख को भी हमको कहां शामिल कर दीजिए? छठी अनुसूची में शामिल कर दीजिए। बात समझ में आया? यहां बैठ करके बर्फ में बहुत दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। अभी भी शायद चल रहा होगा। ठीक है, कोई मीडिया वगैरह सब कुछ फोकस करता नहीं है। जानते हैं अच्छा काम के लिए ये लोग कुछ करता नहीं है, क्योंकि नेताओं को क्या करना है? यहाँ पर बिल्डिंग बनाना है, इन्वेस्टमेंट करना है, बड़ा बड़ा होटल बनाना है ना? गरीब लोग हमेशा यहाँ पर देखते होंगे पहाड़ का जलावन ही चलते रह जाएगा। बाद बाकी अदर वाले जो लोग हैं यहाँ से जाकर के इन्वेस्टमेंट करके बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना देंगे, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट को बढ़ावा देना है। तो सोनम वांगचू का कहना है कि बाहर वाले जिस तरह से वहां पर 4 राज्यों को मतलब प्रोटेक्टेड किया गया है कि बाहर के लोग वहां पर ज्यादा नहीं जा सकते हैं। ठीक है, परमिशन लेना पड़ेगा अगर जाना पड़ेगा तो। ठीक है, उसी तरह से लद्दाख को भी वह चाहता है कि छठी अनुसूची में शामिल करके टोटल राज्यों की संख्या कितना करवा दे? 5 करवा दे, ताकि यहां पर प्राइवेट कंपनी सब आकर के बड़ा बड़ा बिल्डिंग या होटल ना बनाए और यहां पर माइनिंग वगैरह सब ना करे। बात समझ में? आप लोग सुने ही होंगे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले क्षेत्र में यहां पर लिथियम का भंडार मिला। क्या चीज का भंडार? लिथियम का भंडार। लिथियम काफी ज्यादा उपयोगी है बैटरी बनाने में। मोबाइल का जो बैटरी होता है ना आपका, जो भर भर दिन चलता है, या फिर ईयरफोन का बैटरी जो होता है, वो सब लिथियम का ही बना होता है ना? देखते होंगे एक बार चार्ज करते हैं आप तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 सप्ताह तक भी चल जाता होगा। ईयरफोन हेडफोन नहीं चलता है। हाँ, तो वो लिथियम का बैटरी है।
बात समझ में आया? लिथियम का बैटरी उसमें लगा होता है, तो लिथियम का भंडार यहां पर मिला, अब यहां पर जंगल काटेगा, माइनिंग करेगा, इस कारण से ये लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, स्थानीय लोगों को। इस कारण से ये लोग क्या कर रहा है, आंदोलन कर रहा है कि छठी अनुसूची में हमको भी शामिल कर दो। बात समझ में आया? तो ये था छठी अनुसूची की कहानी। तो छठी अनुसूची में वर्तमान कितने हैं? 4 हैं। छठी अनुसूची में वर्तमान कितने हैं? 4। कौन कौन? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ में आ गया बात? छठी अनुसूची के बारे में समझ में आया? नेक्स्ट, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य। नेक्स्ट आपका 7वीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय लिखिए। 7वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट है, लिखिए 7वीं अनुसूची लिख करके डाल दीजिए। इसमें लिखिए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय। जिसको भी समझ में नहीं आएगा बोलिए, छुपाइए मत। डॉक्टर के पास अगर जाते हैं तो अपना रोग दर्द छुपाते हैं कि बताते हैं? कि यही बात कह देते हैं आप लोग कि जो उसको तकलीफ था ना वही हमको भी है? बताइए। डॉक्टर के पास जाते हैं तो यही बात बोलते हैं कि जो उनको पेट दर्द कर रहा है हमको पेट दर्द कर रहा है, जो उनको बीमारी था वही बीमारी हमको भी है। ऐसा नहीं ना, हर किसी का प्रॉब्लम क्या होता है, अलग अलग होता है। इसीलिए अगर जो भी दिक्कत होता है ना तो हमसे बात करिए, पूछा करिए। क्लास में शर्म आते हैं, जब छुट्टी हो जाता है उसके बाद भी मिल सकते हैं। बात समझ में आया? इसलिए अपना प्रॉब्लम सबका खुद का होता है तो खुद से ही सॉल्व होगा, दूसरा की बीमारी से अपना बीमारी इलाज नहीं होने वाला है। ठीक है, छठी अनुसूची कंप्लीट। 7वीं संघ सूची, ये कौन सा है? संघ। आपको पता है संघ का मतलब क्या होता है? केंद्र। क्या होता है? केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट। राज्य का मतलब तो राज्य हो गया, और समवर्ती, सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब बराबर। समवर्ती सूची का मतलब होता है राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों सरकार इसमें कानून बना सकती है। जो राज्य संघ सूची है, संघ सूची में वैसे विषयों को शामिल किया गया है जिसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बात समझ में आया? उसी तरह से राज्य सूची में केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। जैसे शराब पे कानून बनाया है ना जी, बनाया है कि नहीं? केवल बिहार में बंद है कि पूरा देश में बंद है? केवल बिहार में बंद है। उसी तरह से समवर्ती सूची, सम का मतलब होता है बराबर, मतलब कि राज्य सूची और समवर्ती संघ सूची और राज्य सूची में जो कानून बच गया था उसके बाद किसमें डाल दिया? समवर्ती में। जैसे शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। देखते होंगे CTET होता है, ठीक है, ये सेंट्रल लेवल का होता है। उसी पर बिहार सरकार भी अपना काम चला लेती है। तो CTET पास हो तो आ जाओ बीपीएससी में बैठ जाओ, है ना। तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए उसका उपयोग ये सरकार भी कर रही है। बात समझे? अब अपना बिहार सरकार सीटेट के अलावा स्पेशल लाएगा बीटेट। बात समझ में आया? ये क्या लाने वाला है? बीटेट, बिहार वाला। बात समझे ना? अभी आप लोग क्या देते हैं जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं? सीटेट। ये सेंट्रल वाला है। सेंट्रल वाला और स्टेट वाला अलग अलग होता है। सेंट्रल वाला बिहार में भी टीचर बन सकता है, सेंट्रल स्कूल में भी बन सकता है। स्टेट होता है, लेकिन आप बीटेट ला देगा, इसमें प्रोफेसर वैसे सब कुछ बनेगा। जैसे अभी प्रोफेसर बनने के लिए क्या करते हैं? नेट का एग्जाम देते हैं। कौन सा एग्जाम? नेट का एग्जाम। ये कब देते हैं? जब आपका पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है, पीजी कंप्लीट कर लेते हैं, या फिर पीजी में आपका एडमिशन हो चुका है, 1 साल कंप्लीट हो चुका है, तब भी आप इसका एग्जाम दे सकते हैं। ये प्रत्येक 6 महीना पे होता है। कितना महीना पे? 6 महीना पे। बात समझ में आया? कभी कभी हमको ना, मतलब जब बीएड और डीएलएड का एडमिशन चल रहा था तो उस समय बच्चा कह रहा था कि हम बोल रहे थे कि डीएलएड ही कर लो, अभी टाइम है, बीएड का समय समाप्त हो चुका है। बोलता नहीं ना सर, हमको बीएड ही करना है। तो हम पूछे कि बीएड क्यों करना है? बोला कि हमको 1 to 5 का टीचर नहीं बनना, हमको 6 to 8 का, 9, 10 का, 11, 12 का बनना है। जो बोल रहे हैं कि जब हम इधर से रिप्लाई में देते हैं कि जब आपको 1 to 5 का टीचर में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो 6 to 8 ही क्यों पढ़ा रहे हैं? आप आराम से प्रोफेसर बन जाइए, आप 12th का मतलब वो करवाइए।
जैसे सीटेट होता है उसी तरह से आपका नेट का एग्जाम भी तो 6-6 महीना पे होता है, आराम से निकाल लीजिए ना, आप प्रोफेसर बन जाइएगा। नहीं बात समझ आया? जब आप में इतना टैलेंट है तो आप इधर से क्यों नहीं आ रहे हैं? बीएड करने का क्यों सोच रहे हैं? बीएड करेंगे फिर सीटेट करेंगे तब जाकर के आप +2 तक में जाएंगे, तो डायरेक्ट हम नेट का कर ले। नेट के लिए पीजी चाहिए ना, पीजी हाँ पीजी चाहिए ना, तो पीजी में अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी है तो आप आराम से दे सकते हैं ना। बात समझ में? उतना समय तो बर्बाद करता ही है बच्चा, नहीं करता है? आराम से ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन के बाद आराम से बैठा रहेगा 1-2 साल, उसके बाद सोचेगा चलो कर लेते हैं। जो रेगुलर है, जो एक्टिव है, वो तो कर ही लेता है। जो सोचता है कि अब 1 साल 2 साल के बाद होगा फिर जाकर के पीजी में एडमिशन लेता है, इस तरह से बर्बाद हो ही जाता है 1-2 साल, नहीं होता है। बात समझे ना? तो पीजी तक तो करना ही चाहिए ताकि आप इन सब क्राइटेरिया में आ जाए। कभी अगर मौका मिले तो आप अपना फॉर्म को फिलअप जरूर करें। बात समझ में? नहीं तो फिर दिक्कत है। बात समझे ना? तो ये भी एक द्वार तो है ना कि बीएड करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो भी तो एक द्वार है। लेकिन बात यहां पर ओरिजिनल ये नहीं है, बात यहां पर ये है रेखा गैस पेपर। याद है? 1 महीना एग्जाम बचेगा, फटाक से जाएगा दुकानदार को कहेगा रेखा गैस पेपर है, जो भी कंपनी आए लेगा, जाकर के पन्ना फाड़ेगा, रटेगा, भर रात पड़ेगा, जाकर के सुबह एग्जाम दे देगा। सही बात है कि नहीं है? तो उसको नॉलेज का पूरा आया, अपना सिलेबस का नहीं आया, उस तरह से वो रह जाता है कमजोर। तो उस वैसे स्थिति में ये नेट या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसी कारण से उधर से डरता है, इधर से सोचता है सबको एकदम निश्चित है कि होवे करेगा, जो बीएड कर लिया नौकरी एकदम निश्चित है। लेकिन ऐसा नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा दोनों ही सिचुएशन में। बात समझ में आया? हाँ, 1 to 5 में टीचर की वैकेंसी ज्यादा रहती है, इसलिए हम बच्चों को ज्यादा सजेस्ट करते हैं कि आप 1 to 5 वाला करिए। क्योंकि आप देखिए आपके गांव में प्राइमरी स्कूल की संख्या ज्यादा है कि हाई स्कूल का? प्राइमरी का 5 गो होगा, हाई स्कूल 1 गो होगा। बात समझे ना? तो रिटायरमेंट ज्यादा शिक्षक की जरूरत कहां पर है, या फिर रिटायर ज्यादा कहां पर करेगा? पोस्ट वैकेंट ज्यादा कहां होगा? प्राइमरी। इसलिए ज्यादा बेनिफिट कहां है, नौकरी के चांसेस ज्यादा कहां पर है, जल्दी से कहां पर है? प्राइमरी में। लेकिन ये नहीं सर, हम तो ये नहीं करेंगे। अरे बुर्बक सर, यहाँ तो चपरासी की नौकरी के लिए लाइन लग जाता है, खाली सरकारी मोहर लगना चाहिए कि हाँ ये गवर्नमेंट जॉब वाला है, सैलरी से कोई मतलब नहीं। सही बात है कि नहीं है? बात समझे? तो यहां पर सोचता है कि ये नहीं करेंगे। एक विद्यार्थी हमको ऐसा मिला, पहले यही कंडीशन था उसमें, अब बाद में आप सोचता है किसी तरह से सर हमारा डीएलएड करवा दीजिए, अभी डीएलएड मेरे पास एडमिशन लिया है, किसी तरह से मेरा सर डीएलएड करवा दीजिए। यही चक्कर में हम अपना पूरा धीरे धीरे बर्बाद करते करते अब अंतिम स्टेज में है। 3-4 साल मेरे पास समय बचा हुआ है, 2 साल में आप डीएलएड किसी तरह से करवा दीजिए, उसके बाद फॉर्म भरेंगे। क्या संभव है वैसे लोगों से? बिल्कुल संभव नहीं है। तो मतलब क्या बताएं। हमारे पास तो ऐसे ऐसे क्लास उपलब्ध है ना, सुनाएंगे तो विचित्र रह जाइएगा। खैर, चलिए 7वीं अनुसूची पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो 7वीं अनुसूची समझ में आया? इसमें 3 विषय है। कितने विषय है? 3। एक है आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची लिख करके डैश दीजिए, संघ सूची लिख करके डैश दीजिए। लिखिए, वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। वर्तमान में इसमें 100 विषय शामिल हैं। इन सभी विषयों पर कानून, इन सभी विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इन सभी विषयों पर कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। इन सभी विषयों पर कानून केवल कौन बना सकती है? केंद्र सरकार। जैसे जैसे मुद्रा, जैसे मुद्रा, मुद्रा मतलब समझे? पैसा, रुपया। ठीक है। अब जरा बताइए, जब मोदी जी आकर के बोल दिए थे कि आज से 1000 रुपए का नोट बंद है, तो कोई कुछ कर पाया था? कितना राज सब चिल्लाते रह गया, नेता सब चिल्लाते रह गया, कोई कुछ कर पाया नहीं। क्यों? क्योंकि वह किसका विषय है?
मतलब जो मर्जी वो कानून बना सकता है केंद्र सरकार, जो आपका 100 विषय इसमें शामिल है। बात समझ में आ गया? विदेश नीति, मुद्रा के बाद लिखिए विदेश नीति, रेलवे, डाक, ये सब कानून वही बनाता है। टोटल 100 ऐसे बात है। विदेश नीति, रेलवे, डाक, तार तो अब खत्म करके अब तो टेलीफोन आ गया, टेलीकम्युनिकेशन, है ना। इन सब पे कानून कौन बनाएगा? इसका मतलब रिचार्ज बढ़ाने का जिम्मेदारी किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। ठीक है। राष्ट्रीय परिवहन जितने भी एरोप्लेन्स वगैरह सब हैं उससे संबंधित कानून। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। विदेशी मुद्रा, इनकम टैक्स, ठीक है ना। मतलब कुल मिलाकर के कितने हैं? 100। ठीक है। और भी जो इंपॉर्टेंट है ढूंढ करके हम कल इसको पूरा कर देंगे। आज की क्लास यहीं पर हम लोग संपन्न करते हैं। कल राज्य सूची भी पढ़ेंगे और समवर्ती सूची भी पढ़ेंगे, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका डिटेल नहीं होते जा रहा है, बात समझे ना। नहीं तो एक लाइन में लिखा करके निकल जाते हैं। अभी क्या कर रहे हैं, इसका डिटेल नहीं पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। रेगुलर आइए, कोई भी बच्चे क्लास एब्सेंट मत करिए, और आप थोड़ा सा पेमेंट पर भी ध्यान दे दीजिएगा। धन्यवाद।